भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या कहते हैं कि संगठन हमारा जो है उसमें बड़ा भाई है। 27 तारीख के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं रखोगे। हम गाँव और खेत खलिहान और स्वस्थ रहा। नमस्कार, जी प्रोवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासत में त्याग इन दिनों कुछ अनसुनी सी बात हो गई है, लेकिन मौके के मुताबिक त्याग करने की आदत सियासत की फितरत में हमेशा से शामिल रहा है। अब जैसे रामविलास पासवान को ही लीजिए। पासवान साहब ने बिहार विधानसभा के लिए सीटों का मोह त्याग दिया है, और दूसरी ओर लालू जी भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए महागठबंधन को साथ लेकर चलने की लालसा त्याग दी है। लेकिन क्या एक महागठबंधन में सरेंडर और दूसरे महागठबंधन में बवंडर सिर्फ वक्त का ही तकाजा है, या सोची समझी सियासत? तो फिर शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। सरेंडर और बवंडर। बिहार की राजनीति नहीं बदली है, लेकिन सियासतदान चुनावी साल में तेजी से अपनी नीति और नियति को बदलने में लगे हैं। एलजेपी अगर एनडीए को बिहार की सत्ता में देखने के लिए बीजेपी के सामने करबद्ध दिख रही है, तो आरजेडी को लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जेडीयू के बगैर भी नई राह पकड़ी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या कहते हैं कि संगठन हमारा जो है उसमें बड़ा भाई है। 27 तारीख के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं रखोगे। हम गाँव और खेत खलिहान और स्वस्थ रहा। ये बयान सिर्फ बदले हुए वक्त की सियासत की बानगी नहीं है, बल्कि वक्त के मुताबिक बदली हुई सियासत का फसाना है। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने साफ कर दिया है कि बिहार में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पर उन्हें पूरा यकीन है। वो इसके लिए सीटों का मोह भी त्याग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या कहते हैं कि संगठन हमारा जो है उसमें बड़ा भाई है, और इसलिए हमारे सामने में सीट 2 मिले, 10 मिले, 50 मिले, 100 मिले, उसका कोई क्या कहते हैं कि मतलब नहीं है। हमारा एक ही मतलब है कि ये सरकार जाए और एनडीए की सरकार क्या कहते हैं कि आवे। पासवान बदल गए हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। लालू अपनी सियासी रणनीति तय कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन से अलग। पूरे बिहार से जुटना है गांधी मैदान में, आओ दिन मार्च करना है बीजेपी दफ्तर में मारा पीटी करने के लिए नहीं, आधा किलोमीटर अलग रहना पड़ेगा। सब तैयारी करके आइए कि हमारा रुपया हमारे खाता में क्यों नहीं जमा किया, कब जमा करोगे। दरअसल महागठबंधन को विलय का जामा पहनाने में मुश्किलें आ रही हैं। हैरानी तो इस बात की है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन रणनीति के मद्देनजर जो नजरिया है वो साफ कर रहा है कि दोनों दल बतौर बीजेपी विरोधी एक दूसरे के खिलाफ ही प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू के लिए यही किया। जनता के बीच जहां गए, आरजेडी को दरकिनार कर गए। जाहिर है लालू और नीतीश बीजेपी के मुकाबले अपनी पार्टी की जमीन तैयार करते दिख रहे हैं, यानी इस जमीन में महागठबंधन के भीतर बवंडर की आशंका का भी बीज पड़ सकता है। रुपेंद्र श्रीवास्तव और अमित झा, जी मीडिया, पटना। और इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, नेता बीजेपी, डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब, नेता आरजेडी, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, नेता एलजेपी, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आप ही से सवाल करना चाहते हैं प्रोफेसर चौधरी। एक तरफ दिख रहा है कहीं ना कहीं सरेंडर का सा माहौल लग रहा है कि ग्रोवलिंग बिफोर नमो, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बवंडर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सरेंडर जब हम बोल रहे हैं निश्चित रूप में लोजपा सुप्रीमो का जिक्र हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, और जब बवंडर की बात हम कर रहे हैं तो महाविलय महागठबंधन को लेकर के करना चाह रहे हैं। आपकी क्या सोच? बात बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रीय संदर्भ में लोक शक्ति पार्टी को, उसके नेता को केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल चुका है। वो पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उनके पुत्र श्री चिराग पासवान को
लोकसभा की सीट प्राप्त हो चुकी है। अब उनके एजेंडा में सिर्फ इतना बच गया है कि उनके परिवार के 1-2 और व्यक्ति को शामिल किया जा सके बिहार में संभव हो तो। मैं नहीं मानता कि वो इस मांग को छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके लिए वह कोई ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते जिससे नरेंद्र मोदी नाराज हो जाएं, थोड़ा सा बीजेपी नाराज हो थोड़ा सा और जाए। समझाएं मुझे, हमारे दर्शकों को, जोखिम उठाने की स्थिति में है भी क्या? नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं कि जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से बीजेपी का मार्च राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जिस तरह से मोदी एक मजबूत नेता और प्रधानमंत्री के रूप में उभर रहे हैं, इसमें संभव ही नहीं है कि एक छोटी पार्टी जो रीजनल पार्टी ही नहीं है, रीजनल पार्टी में भी एक छोटी पार्टी है, हकीकत यही है, वो मोदी से मुकाबला कर कर अपनी गद्दी को त्यागने के लिए तैयार हो। और मैं आपको बताऊं, मैं माननीय रामविलास पासवान जी मेरे कंटेम्प्रेरी रहे हैं, शायद बैचमेट ही हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूं। उनसे अपेक्षा भी मेरी है कि वो दलितों का प्रतिनिधित्व कर पाते, लेकिन आज तक जो राजनीति मैंने उनकी देखी है वो व्यक्ति और परिवार से परे नहीं है, और स्वाभाविक रूप से उनका जो उनकी केंद्रीय मांग मानी जा चुकी है और ताकत नहीं है कि मोदी के सामने खड़े, ये ट्रेड ऑफ है उसका हो गया। जहां तक बवंडर का सवाल है, मेरी राय है कि नीतीश कुमार जी जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिले तो उनका जो आधार था, सैद्धांतिक आधार, नैतिक आधार समाप्त हो गया। सच कहिए, दोनों एक ही सामाजिक आर्थिक वर्ग से आते हैं, भले दोनों की जो जाति अलग हो, लेकिन वो वर्ग एक ही है, सोशल इकोनॉमिक क्लास हम उसको कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक, हाँ एक ही है। और लेकिन जो नीतीश कुमार की अलग पहचान थी वो लालू जी से अलग होने पर पैदा हुई थी, और उनकी वह पहचान थी कि वो लालू जी से अधिक सिद्धांतवादी हैं, लालू जी से अधिक नॉर्म्स है इनके पास, ये गुड गवर्नेंस, और जब उनके पास गए 10 मिनट तो वो समाप्त हो चुके, वो आधार ही समाप्त हो गया। इस बात को माननीय लालू प्रसाद यादव जी किसी से बेहतर समझते हैं। तो जब उनका खत्म हो गया आधार ही, तो फिर क्यों उनसे समझौता करेंगे? हम बवंडर को इस तात्पर्य में भी समझना चाहते हैं आपसे कि बवंडर की स्थिति शायद इसलिए उत्पन्न हो रही है कि अगर राजद की बात कर ले या जदयू की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा घटक दल है जो वन अपमैनशिप की राजनीति का शिकार है, बिल्कुल शिकार है। और इस खेल तो नहीं करना चाहिए, मैं राजनीति को सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। इसमें लालू जी विजयी हो चुके हैं, उनकी मोरल विक्ट्री उसी दिन हो गई जिस दिन नीतीश कुमार जी उनके पास गए। अब लालू जी इस बात को जानते हैं, इसलिए उनसे क्यों समझौता करेंगे, क्यों चाहेंगे कि अपने पावर को और अपने बेस को उनके लिए शेयर करें, और इसीलिए वो अब किसी समझौता के मूड में नहीं है। और मुलायम सिंह यादव जी की अपनी राजनीति है, और जो बृहत राजनीति की बात हो रही है, मैं समझता हूं वो एक्सपेरिमेंट समाप्त हो चुका है, और ये कुछ दिन तक भले चले, लेकिन उसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। सच्चाई सामने आ जाएगी निश्चित रूप में। और डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, आप सहमत हैं प्रोफेसर साहब के इस बयान से? वो कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात उत्पन्न हो रहे हैं और जिस तरीके की खटपट हम देख रहे हैं इस महागठबंधन या महाविलय की प्रक्रिया में है, इससे अंदाजा ये लगाना बेहद मुश्किल है क्या कि महाविलय की कल्पना तो की गई लेकिन बहुत दूर प्रतीत हो रहा है महाविलय। लालू जी के आज के बयान को भी हम अगर थोड़ा आपको ध्यान आकृष्ट करें उस ओर, आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी बात आज लालू प्रसाद जी ने नहीं कही जो आमतया से कही नहीं जाती है अपने सपोर्टर्स के बीच में। हम तो उस पर जा ही नहीं रहे, हम तो चर्चा में उस विषय को ला ही नहीं रहे हैं। हम तो सीधा सवाल आपसे ये करना चाह रहे हैं कि महाविलय कब होगा, महाविलय में इतनी अड़चने क्यों, ये वन अपमैनशिप की जो लड़ाई है ये इस महागठबंधन को, या जिस तरीके से कि बार बार डपली बजाई गई थी महाविलय की, ये कहां किस मुकाम तक पहुंचेगा? आप इंटरनल कैसे ही जान रहे हैं कि ये वन अपमैनशिप की लड़ाई है? एक दूसरी बात आपने जो कही कि ये इतनी अड़चने स्वाभाविक है। दो बड़ी पार्टियां, एक पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है अभी के विधानसभा में, और एक ऐसी पार्टी जिसका पूरे बिहार में सपोर्ट ज़्यादा है।
ऐसी पार्टियां जब मिलती हैं तो निश्चित रूप से अलग थी, इसके मतलब है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफरेंस है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, फिर पूरी लीगलिटी को खत्म करना, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन है। इसमें वक्त लग सकता है। मनोज झा जी आपके प्रवक्ता हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि महाविलय में काफी देरी हो सकती है। लेकिन गौरतलब यहां पर यह भी है कि आज से कुछ वक्त पहले शरद यादव आए थे, उनका एक बयान था, उन्होंने कहा था चूंकि चुनाव बिहार में होने हैं इसलिए विलय की प्रक्रिया बिहार से ही शुरू होनी चाहिए, इसलिए जदयू और राजद का जल्द से जल्द विलय हो जाना चाहिए। इसके चंद मिनटों के बाद ही लालू प्रसाद यादव की काफी तीखी प्रतिक्रिया आई कि 100 साल लगेंगे आप लोगों को शरद यादव जी के बयान को समझने में। तो ये प्रतिक्रिया आपके लिए थी, ये प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं के लिए नहीं थी। माननीय शरद जी की जो बातें थी वो लालू प्रसाद जी समझ रहे थे और लालू प्रसाद जी की बातें शरद यादव समझ रहे थे। मैं समझता हूं कि ये पूरे प्रोसेस में जो एक्टिव प्लेयर हैं बिहार के, जो स्टेक होल्डर्स हैं, लालू प्रसाद और आदरणीय नीतीश कुमार, ये दोनों जनता को आखिर कैसे भरोसा देंगे? नीतीश कुमार संपर्क यात्रा करते हैं राजद के बगैर, आपका महागठबंधन पहले हो चुका, आप उपचुनाव में उतर चुके हैं, अब लालू प्रसाद यादव कार्यक्रम की घोषणा करते हैं जदयू के बगैर। समाज को या फिर अपने वोटर्स को कहीं किसी भी तरीके से मैसेज देने में आप नाकाम हो रहे हैं कि आप साथ साथ हैं। हाँ, ये तो मैंने खुद कहा कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ी दिन में खत्म हो जाएगी और तब हम खुद इस पोजीशन में रहेंगे कि ये बता। नवल किशोर यादव जी, आपको लगता है कि विलय की जरूरत है दोनों को साथ साथ मंच साझा करने में, और कम से कम एक ऐसा कार्यक्रम जिससे कि भाजपा रोको एजेंडा चल रहा है, अगर इनको रोकने में क्या इस बात की जरूरत है कि इनका विलय होना ही पहले जरूरी है तभी साथ आएंगे? दोनों के कार्यक्रम बिल्कुल अलग अलग। देखिए, लालू की बात कर रहे हैं, नीतीश जी की बात कर रहे हैं। एक तो कि विलय हो जाए कि एक दूसरे में समाहित हो जाएं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं, फर्क तो पड़ता है। एक बार उपचुनाव में साथ आ गए, 6 सीटें ले गए। उपचुनाव में तो इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल 18 में से 12 सीट जीत गया था और उसके बाद उनका नामो निशान मिट गया, आ गए 22 को। देखिए, ये उपचुनाव से सैंपलिंग जनरल चुनाव को नहीं लीजिए। इनका पहली बात कि ये दोनों के मिलन हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते, मन साझा कर लिया, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि हमने माफ कर दिया। मन साझा कर सकते हैं, मत साझा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जिस मतदाताओं को नीतीश कुमार ने और लालू यादव जी ने यह बात समझा होगा, इसीलिए वो अपने हाथ को खींच रहे। जिस मतदाताओं को, आरजेडी के मतदाताओं को नीतीश कुमार जी ने पूरे 9 वर्षों तक, 8.5 वर्षों तक अपराधी घोषित करके उनको घर में बंद रखा, ब्लॉक चौराहे तक नहीं जाने दिया, उनको अपमानित किया, वो कहीं से नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए वो मतदाता आरजेडी के बैठा नहीं। टिप्पणी ले लें और सुन लेने दीजिए, आगे पूरी बात आपकी हम निश्चित सुनेंगे, लेकिन आपने एक गंभीर आरोप लगाया है, अशोक सिन्हा जी की टिप्पणी बनती है यहाँ पर। ये आदरणीय नवल किशोर जी जो ये बातें कह रहे हैं, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, यही आदरणीय नवल किशोर जी जब सड़ी सड़ी गालियां देकर बीजेपी के, और जब बीजेपी से मिल गए, बीजेपी इनको एक्सेप्ट कर लिया, और तब ये बात ऐसी बातें तो लंबी फहरिस्त है। रामकृपाल यादव जी 30 साल तक रामकृपाल जी भारत जनाओ पार्टी जिसको डिम किए और वो चले गए। अब बतलाइए, ये तो ऐसी बातें हो रही है जैसे लगता है, ये तो मान रहे हैं कि आपकी पॉकेट बारो जो सीट्स थी वो भी छीन लेते हैं ये लोग। पार्टी छोड़ करके भाजपा में आए, पाटलिपुत्र आपकी एकदम पॉकेट बारो कही जाती थी, वो भी छीन लेते हैं। ये तो पर्टिकुलर, लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाए कि क्या जिस तरीके से 2 दशक की राजनीति भी थी, अशोक सिन्हा जी 2 दशक की राजनीति जो थी वो कहीं ना कहीं एक हेट की राजनीति सी प्रतीत हो रही थी। मैं भी बिहार में ही रह रहा था उस वक्त। जंगल राज, फिर कहा कि जंगल राज नहीं कहा हमने कभी, आतंक राज कहा कि जनता को आखिर कन्विंस कैसे करेंगे आप लोग? जनता को कन्विंस कर भी लेते हैं तो कार्यकर्ताओं को कैसे कन्विंस करेंगे? ये राजनीति, अभी कार्यकर्ताओं का मिलन शुरू नहीं हुआ है। शिवपूजन जी, ये राजनीति है, ये हिंदुस्तान नहीं, बिहार नहीं, जिसे सारा विश्व जानता है कि दंगा राज एक की स्थापना गुजरात में कर लिया, वो जब एक्सेप्टेबल हो सकता है ओबामा को, तो आप बता सकते हैं कि दंगा राज 2 की स्थापना जब करने आ रहे हैं बिहार में, ये पूरा विश्व जानता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने दंगा राज 1 किया,
और तब ये बिहार में दंगा राज को करके भी एक्सेप्टेबल आपका समर्थक दल अभी यहाँ पर नहीं है, वरना मैं उनसे ये सवाल करता कि 2002 में अगर गोधरा हुआ उसके बाद से इतने सालों तक भाजपा के साथ क्या कर रहे थे। मैं चलिए ये सवाल मैं खुद आरोप लगा रहा हूं, आरोप लगाया 2002 में भी हमने, तब कहा था कि ये दंगा राज मूल प्रश्न का जवाब दंगा राज भी नहीं बिहार में करने। चलिए हम लोजपा की प्रतिक्रिया लेते हैं। इसके पहले कि हम सरेंडर के विषय पर हम चर्चा करें, लोजपा की प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि फिलहाल विलय को लेकर के अटकलें काफी गर्म है। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दही चूड़ा की राजनीति के साथ महाविलय भी, उसकी भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। बाद में फिर बहुत गहमा गहमी हमने देखा किस तरीके से दही चूड़ा की पॉलिटिक्स कुछ लोगों के यहाँ जाने के बाद किस तरीके से परवान चढ़ती है। आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू कीजिए कि आपने कहा कि रामविलास जी ने सरेंडर, उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी चर्चा हम कर रहे हैं बवंडर पर। बवंडर पर पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सरेंडर पर आपको पूरा मौका देंगे हम। चूंकि पहले आपने इस बात को कहा है सरेंडर शब्द, इसीलिए हम कह रहे हैं पूरा वक्त हम आपको देंगे। हम बवंडर पर पहले चर्चा कर लें। जी जरा गौर करिए, पहले आपने कहा है और हमारे साथी हैं डॉक्टर चौधरी जी, इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो पहले कहना बेहतर है। सरेंडर कहीं नहीं होता है और लोक जनशक्ति पार्टी कोई रीजनल पार्टी तो है, आरजेडी भी रीजनल पार्टी है, जेडीयू से रीजनल बनी, आप मार्जिनल पार्टी हैं, आप रीजनल पार्टी भी नहीं। सुनिए, हम तब फिर वैसा नहीं कोई नहीं, सत्ता में है करने अच्छा, से ठीक है, नहीं बोलने देते हैं जी। आप बोल रहे हैं तो फिर ठीक है जी। सत्यानंद जी आप बोल सकते हैं अपनी बात। आपने आरजेडी का नाम ले लिया, इसलिए मैं आप पे चर्चा में सरेंडर पर हम चर्चा अपने पार्टी की बात कीजिए। अशोक सिन्हा जी लेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। अरे बीच में कैसे बोलिएगा भाई? अरे तो नहीं बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है, तब आप ही इनका ये कहना है, सत्यानंद शर्मा जी का ये कहना है कि जो सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया वो गलत है। आप सरेंडर शब्द से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सत्यानंद जी, बीच में नहीं बात हो रही थी, हम नहीं ना बोल रहे जरा स्टूडियो की गरिमा हम लोग बना करके रखें। इतना गुस्सा में रहिएगा तो कैसे पार्टी चलेगी? नवल जी हम चर्चा आप कर रहे हैं, बवंडर पे थोड़ी चर्चा हमने कर ली, सरेंडर पर आपको एतराज था, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। हम आपको कह रहे हैं जी, एक ये, दूसरी बात सरेंडर कहीं नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का अपना मजबूत आधार है और ये सारी पार्टियां, थोड़ा सा रोक लूं आपकी आज्ञा हो, थोड़ा सा रोक लूं, और दूसरा थोड़ा सा रोक लूं आपको, नहीं दूसरा लाइन, दूसरे पर हम आएंगे, लेकिन पहले पर एक सवाल आ गया है। दूसरा लाइन आपके पहले वक्तव्य पर एक सवाल आ गया है, अगर पूछ लूं आपकी इजाजत हो। सवाल मेरा यह है कि कहीं ना कहीं आपको भी प्रतीत हो रहा है कि आपका जो तथाकथित ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो खिसकता नजर आ रहा है, आपको खुद जीतन राम मांझी जी की वजह से, इसी वजह से आज आप बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है। वो बात कहीं नहीं है, और हमारा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कहीं खिसकने वाला नहीं है। कैसे लगता है आपको? एक बता दे रहे हैं आपको, जीतन राम मांझी जी ताल ठोकर के बार बार दलित महादलित के एकाकरण की बात कर रहे हैं। करें, बिहार का जो वोटर है वो बहुत सचेत है, और हम आपको बताएं कि रीजनल पार्टी तो सारी पार्टियां जो बिहार में हैं उसका स्वरूप रीजनल ही है, और जो नेशनल पार्टी है वो नेशनल पार्टी है, उसका स्वरूप अलग है। हमारे सीनियर साथी हैं डॉक्टर चौधरी जी, इन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी का अपना और बेटा का हो गया। हम आपको बताना चाहेंगे चौधरी साहब बड़े मजबूती से कि 7 सीट हम लोकसभा का लड़े, 7 में हम रामविलास पासवान जी के फैमिली मेंबर नहीं हैं, हम उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जी। 7 सीट में 7वां सीट हम कैंडिडेट थे नालंदा से, और हराए गए। कैसे हुआ ये पूरा बिहार जानता है जी, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाना सही नहीं होगा। चलिए, अब जो थोड़ी सी मजबूरी है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जी बवंडर पर, फिर अब ब्रेक के बाद हम चर्चा कर लेते हैं बवंडर पर। हमारी मजबूरी है एक ब्रेक लेने की, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आप बवंडर पर अपने वक्तव्य को रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या कहते हैं कि संगठन हमारा जो है उसमें बड़ा भाई है।
तारीख के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं रखोगे। हम गाँव और खेत खलिहान और स्वस्थ रहा भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या कहते हैं कि संगठन हमारा जो है उसमें बड़ा भाई है। 26 तारीख के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं रखोगे। हम गाँव और खेत खलिहान और स्वस्थ रहा तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। बिहार में सियासत की नई गाथा लिखी जा रही है। सरेंडर और बवंडर की पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है। सत्यानंद शर्मा जी, आप अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। अब आप कहना चाह रहे थे बवंडर राजनीति। देखिए, हम कह रहे थे बवंडर पे, सरेंडर पे तो आपको बता दिए, बवंडर पर कह रहे हैं कि लालू जी को हम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। लंबे समय से हम लोगों के संबंध रहे, मित्र भी रहे, आंदोलन में भी साथी रहे। लालू यादव जी पूरा मैथमेटिक्स के आधार पर राजनीति करते हैं और उन्होंने जोड़ा है पूरा का पूरा कि हमारा वोट बैंक का परसेंटेज कितना है। आप याद करिए, थोड़ा सा रिबैक जाइए तो आया था एक, कहा जाता था MY समीकरण। MY समीकरण से और अलग हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बात आई थी कि JDU के अधिकांश उम्मीदवारों का असेंबली में लोकसभा चुनाव के दौरान असेंबली सीटों में सिक्योरिटी फॉरफिट हो गया। तो ये लालू जी सारा हिसाब किताब जोड़ते हैं और वो जोड़ते हैं अपना वोट बैंक और नीतीश कुमार जी का 1.5-2% वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं सारा जोड़ करके वो राजनीति करेंगे और इसी राजनीति के आधार पर डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, इसी राजनीति के आधार पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव सोचने को बाध्य हो गए कि आखिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो भी होगा, अगर विलय होता है तब भी, या फिर आप महागठबंधन के रूप में ही अगर चुनाव में उतरते हैं तो भी कहीं ना कहीं राजद को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ऐसे अगर लड़े सिर्फ कांग्रेस के साथ तो शायद ज्यादा फायदा हो सकता है। ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स है। इतना सिंपल मैथमेटिक्स इज नॉट पॉलिटिक्स। नहीं, आपने तो इससे भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगाया था जब आप चुनाव में उतरे थे। यही हमारा अशोक सिन्हा जी, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपने मैथमेटिक्स लगाया था। आपने जोड़ दिया था जितने वोट प्रतिशत जदयू के पक्ष में है, जितने आपके पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में जोड़कर आपने हिसाब लगा लिया था। 46% कहां गया वो गणित आपका? नहीं, 46% की बात हमने 46% आपने कई बार कहा है, आपने खुद इसी स्टेज से कहा है कि तकरीबन 44 से 46% आपके पक्ष में आएगा। ये ऑब्वियस था एक्चुअली। जो अंडर करंट, एक मिनट, जो अंडर करंट था शिवपूजन जी कॉम्युनलिज्म का, उसके इंपल्स को कोई पहचान नहीं पाया था। ये हमारी गलती थी। अब आप पहचान रहे हैं? ये फैक्ट है। अब पहचान पा रहे हैं? 30% सुन लीजिए। अब आप पहचान पा रहे हैं या नहीं? नेचुरली आदमी को बार-बार, एक मिनट सुन लीजिए। आज से कितने वक्त पहले, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, कितने वक्त पहले आपने कम्युनलिज्म का ये जो अंडर करंट है जो आप कह रहे हैं, इसको पहचान लिया था? ये भी नरेंद्र मोदी नहीं जान रहे थे। देखिए, आपने कब पहचाना? 30% का इंपल्स जो है, मुझे यही बताइए, आपने इसको पत्रकारों को भी नहीं था। आई एम वेरी सॉरी टू से, इस 30% का जो इंपल्स है कम्युनलिज्म का, उसका एहसास किसी को नहीं था। आपको ये एहसास कब हुआ? हम यही तो सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी नहीं बता रही है कि उस चीज का एहसास हमें हो गया। हम इसीलिए तो पूछना चाह रहे हैं आपको, क्यों झारखंड चुनाव के पहले ये एहसास आपको नहीं हुआ? हरियाणा में चुनाव के पहले आपको ये एहसास नहीं हुआ? दिल्ली में आपको लगा कि आप बेहद कमजोर हैं, पता है ऐसा भी चल रहा है कि आप कांग्रेस के साथ जाएंगे और दोनों बात आप ही कह रहे हैं। कहीं आप कह रहे हैं कि आपको लगा कि आप कमजोर हैं, वास्तव में हमें यह एहसास नहीं। हम सबसे बड़े बिग स्टेक होल्डर बिहार में हैं और बिहार में हमारी स्ट्रेटजी, मिशन, विजन और स्ट्रेटजी सारे राजद आप राजद का जिक्र कर रहे हैं या आप यहाँ पर पूरा विलय के बाद भी पार्टी का नाम देंगे या महागठबंधन? मैं फिर आपको उसी बात को दोहराता हूं कि हमने लोकसभा में देखा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में देखा कि बीजेपी कॉन्सिस्टेंटली 30-31% तक आ रही है और 70% वोटों का बंटवारा हो रहा है। एक मिनट, उसी 70% में से एक बिग चंक को हम एक साथ कर रहे हैं।
क्या गलती कर रहे हैं? नहीं, गलती तो आप कुछ नहीं कर रहे, परिणाम गलत ये हो जाते हमारी हैं। स्ट्रेटजी जो है, गलती तो आप आप इसको कुछ नहीं नहीं करते, देखिए, लेकिन ये परिणाम गलत हो भाजपा के जाते हैं। लोगों को बुरी लग सकती है। ये भाजपा के लोगों को, चूंकि एक बार वो धोखा खा चुके हैं, एक बार हमारे मंडल कमीशन के वक्त में वो धोखा खा चुके हैं, इसीलिए वो दे आर स्कैर्ड। हमारी स्ट्रेटजी तो यही है। भाजपा इज स्कैर्ड, भाजपा की प्रतिक्रिया चाहिए। आप पूरी लोग तरह से स्कैर्ड हैं। भाजपा बिहार में पूरी तरह से स्कैर्ड है। इनका जो अंक गणित है उसके हिसाब से भाजपा स्कैर्ड है। आप महज 29 से 31% के वोट शेयर पर आप खेल रहे हैं। भाजपा की प्रतिक्रिया चाहिए। तो हमसे पूछ रहे जी, हैं। आपसे ही पूछ रहे हैं। देखिए, ऊंची आवाज में कोई बात दुरुस्त करके बोल देने से कोई पहाड़ नहीं घबराता, और इनका इस बार ऐसे भी 20-22 गो है, 10 गो आ जाएं तो बहुत है, ये भ्रम नहीं पालें। मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये दंगाई कह सकते हैं, गाली दे सकते हैं ऊंची आवाज में। इनके साथ बिहार की जनता और भारत की जनता इनके साथ नहीं है। ये चाहे रामविलास जी को गाली दे लें, नरेंद्र मोदी जी को गाली आप दे इनके इक्वेशन को समझ तो रहे होंगे। ये जिस हिसाब से जोड़ करके कह रहे हैं कि 44 से 46% भाई, वोट शेयर इनके अच्छा, पक्ष में आपको ये जाएगा, लगता है कि आप 31% पे क्या करेंगे? मैं इनका ही सवाल आपको सरल शब्दों में कर रहा हूं। इंटेलिजेंट आदमी, 5 गो विकलांग मिलके दारा सिंह को पटकाए, कभी सुना इतिहास में? ये 5 विकलांग मिलके क्या कर सकता है? प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, आपसे समझना चाहेंगे। इनका ये कहना है कि 5 गो जो है विकलांग मिलकर के दारा सिंह को नहीं पटक सकता। भाजपा को ये कह रहे हैं दारा सिंह। आपको ऐसी स्थिति लग रही है? नहीं, कह ही रहे हैं। और ऐसा इतिहास का चक्र जिस तरह से घूम रहा है, उसे तो लगता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और भाजपा एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरी है। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि उसके खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही। एक समय था जब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी कितना कारगर, ये अलग बात है। देखिए, वेरी फैक्ट कि मोर्चाबंदी हो रही है, विरोधी पार्टियां रेफरेंस पॉइंट किसको बना रही हैं? बीजेपी को जी, और अपने को पोजीशन का उसके खिलाफ कर रही हैं। यही काम कभी ये सारी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ करती थी। तो स्वाभाविक रूप से आप स्वीकार करते हैं कि बीजेपी सबसे सशक्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी है। यह ऐतिहासिक सत्य है, और नरेंद्र मोदी सबसे सशक्त नेता के रूप में अभी उभरे हैं, और इसको दुनिया भी स्वीकार कर रही है। अभी ओबामा ने स्वीकार। क्या इसका यह मतलब नहीं, यही बात हो सकती है कि रामविलास पासवान जी ने कहा कि बिहार में चुनाव नमो के नाम पर ही होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, रामविलास जी बहुत वर्षों से राजनीति में है। वो जान रहे हैं मोदी फैक्टर काम कर रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है, थोड़ा सा और मैच्योर पॉलिटिशियन। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, रामविलास जी ने 2002 के दंगे के बाद इस्तीफा दिया था और क्लियर स्टैंड बीजेपी के खिलाफ दिया था, और वह मिल जाते हैं और आज उसी का गुणगान करते हैं। ये स्पष्ट है कि उनकी नजर में आज बीजेपी राइजिंग फोर्स है, नरेंद्र मोदी राइजिंग स्टार है। अब वो सकारात्मक है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, दोनों दो बात है। एक और लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक पहलू और समझना चाहते हैं। हमने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया हाल के दिनों में कुछ दूसरे राज्यों में भी। पड़ोसी राज्य है झारखंड में भी जबरदस्त तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ भाजपा के द्वारा ही। अक्सर विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा 3D चीफ मिनिस्टर के जरिए ही चुनाव लड़ती है, लेकिन ये 3D चीफ मिनिस्टर देने का फॉर्मूला भाजपा के हित में गया कहीं ना कहीं, यानी कि अलग अलग धड़ा नहीं बना भाजपा में, सबने मिलजुल कर चुनावी मैदान में सब उतरे और ये फॉर्मूला कारगर हुआ। आपको लगता है कि बिहार के संदर्भ में वही फॉर्मूला उतने ही तरीके से कारगर होगा? वजह की फैक्शनलिज्म कहीं ना कहीं यहां पर भाजपा रोकना चाहती है, उसको पूरी तरह से प्रिवेंट करना चाहती है। नहीं, फैक्शनलिज्म तब ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो फ्यूज ये होता है जब लीडरशिप कमजोर होती है। जो केंद्रीय किसी व्यक्ति विशेष को अगर मुख्यमंत्री का यहां पर बना दे दावेदार, तो मैं समझता हूं आज की स्थिति में जो पार्टी की वर्किंग है जी, उसमें लोगों को 2 बार सोचना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे कभी कांग्रेस की स्थिति थी कि वो हो सकता है कि लोकल नेतृत्व से उनके डिफरेंस हों, लेकिन उनके दिमाग में यह भी होगा कि यह जो रीजनल लीडर है नॉमिनेटेड है सेंट्रल लीडर से, और हम उसके खिलाफ खड़ा होने का
जोखिम नहीं उठा सकते हैं। जोखिम नहीं उठा सकते। इसीलिए नवल, इस वक्त जिसको भी नॉमिनेट करेगा सेंट्रल लीडरशिप, मैं समझता हूं वो उसके सक्सीड करने के चांसेस होंगे और फैक्शनलिज्म उस हद तक नहीं होगा। मैं रूल आउट नहीं करता हूं, लेकिन आज भाजपा में फैक्शनलिज्म नहीं होगा, आरजेडी में फैक्शनलिज्म की संभावना नहीं है। देखिए जेडीयू में क्या स्थिति है। जब नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हुई, उनका जो स्ट्रेंथ था, और मैं समझता हूं कुछ हद तक वो मोरल स्ट्रेंथ था, जब वो कमजोर हुआ फैक्शनलिज्म बढ़ गया। वहां एक नहीं कई फैक्शंस काम कर रहे हैं। मोटे तौर से आप दो कह सकते हैं, प्रो नीतीश और एंटी नीतीश, लेकिन एक एक। तो मैं समझता हूं कि आज जो ये एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं उसमें डिसरे में है, कंफ्यूजन में है, घबराहट में है, और उसको पता नहीं चल रहा क्या करें। और यह स्थिति भारतीय राजनीति के लिए अच्छी है कि बुरी है, एक अलग प्रश्न है, लेकिन आज के डेट डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, आपसे हम थोड़ा सा यहां पर समझना चाह रहे हैं। निश्चित रूप में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ता जा रहा है, उसी से ये बवंडर और सरेंडर की राजनीति परवान चढ़ रही है बिहार के संदर्भ में। सरेंडर में तो स्पष्ट है। आप हमें लगता है कि इसके पीछे की जो विचारधारा है उसको कुछ हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं। हो सकता है इतने सस्ते में एक एक सीट पे लड़ने वाला रामविलास पासवान जी अगर इस तरह से कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इस तरह की बार्गेनिंग करें कि मैं सीट के लिए चिंता नहीं करूंगा, हमें चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तुम घोषित करना। ये एक पोस्टुलेट। दूसरी, वो पहले हालांकि बयान दे चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री की बड़ी पार्टी है, लेट मी कंप्लीट इट। ये लोगों की धारणा है। और जहां आप कह रहे हैं कि ये जो एंटी बीजेपी फोर्सेज जो हैं वो डिसरे में हैं, मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है इस जनता परिवार की कि 1990 से लेके 2015 कितनी स्ट्रांग, एक मिनट में कितनी स्ट्रांग वो फेविकोल से ज्यादा एडहेसिव है। 20 साल तक वो एडहेसिव कहां था? 20 साल तक वो एडहेसिव कहां था? एक मिनट, 20 साल तक एडहेसिव कहां था? लोकल जो लीडरशिप 20 साल तक क्यों नहीं? नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह क्यों थे? आप एक मिनट, वो वही तो है कि अगर वो थे तो वो अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं थीं, और सिद्धांत दोनों के एक। अब सिद्धांत एक हो गए। अभी सिद्धांत पहले ही से एक थे, पहले से ही एक, दूरियों का कारण क्या था? 2 दशक। वो अलग एक मुद्दा है, उस पर आप चर्चा करना चाहेंगे? उस पर आप चर्चा करना चाहेंगे? आप बताइए कि और अब आपको एक ऐसी स्थिति लग रही है डॉक्टर अशोक सिन्हा जी कि आपको लग रहा है कि अगर जदयू के साथ जाएंगे, हो सकता है मेरी कोरी कल्पना हो, लेकिन जदयू के साथ जाएंगे तो आपको लगता है कि एक्सेस बैगेज ढोने की जैसी बात होगी। सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं राजद को, जदयू को कुछ ज्यादा सीटें देनी पड़ सकती है, और इसी सोच के पीछे इस विलय में देरी हो रही है। ऐसी कोई बैगेज भी अटकलें लग रही है। आरजेडी के पास आदरणीय लालू प्रसाद जी को ये बैगेज नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आदमी मंडल कमीशन का 1990 का जो देख चुका बैगेज, और जिसके काउंटर इंपल्स जो था उसको जिसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से जिसको लागू किया, कर्पूरी ठाकुर जी भी फेल कर गए थे, वो भी 2 साल में चले गए। लेकिन उस बवंडर को देखिए, कहीं ना कहीं ये तो इतिहास रहा है, काउंटर रिवॉल्यूशन था, थर्ड फ्रंट की कवायद हो या जनता परिवार के एकाकरण की कवायद हो, ये कुछ नहीं, 1.5 से 2 साल तक ही चलता है। ये इतिहास गवाह है, साक्षी है इस बात का। लेकिन जब मिलता है तो ये एक अलग तरह का थोड़ा सा भूचाल जरूर लाता है, तभी तो हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को डिरेल करने के लिए थोड़ा सा भूचाल ही काफी है। क्या ये भूचाल अपने आप में पर्याप्त है नरेंद्र मोदी जी को डिरेल करने के लिए, या भाजपा का जो मिशन 185 है हमारे हैं आपके पास, क्या ये पर्याप्त है? वक्त की मजबूरी है, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेता हूं। टेंट्रम्स जो अपना रहे हैं आज जी, अच्छा, आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप ही के पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या कहते हैं कि संगठन हमारा जो है उसमें बड़ा भाई है। 27 तारीख के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं रखोगे। हम गाँव और खेत खलिहान और स्वस्थ भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या कहते हैं कि संगठन हमारा जो है उसमें बड़ा भाई है।
तारीख के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं रखोगे। हम गाँव और खेत खलिहान और स्वस्थ रह जाते। तो बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बिटिया की शादी के बाद लालू प्रसाद यादव सड़कों पे ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन क्या उनके साथ जदयू के भी लोग होंगे, जदयू के भी नेता होंगे? हम इसी पर चर्चा कर रहे थे बड़ी बहस में। अशोक जी, आपसे सवाल था, क्यों ना ये मान लिया जाए कि आप अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जदयू आपके लिए बैगेज है, बैगेज, अतिरिक्त भार है, बोझ है? मैंने इसके पहले भी कहा कि हमारे लिए बैगेज नहीं है, हम अपने रास्ते हैं और कोई हमारा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। यानी कि जब आप भाजपा के खिलाफ सड़क पे निकलेंगे, गांधी मैदान से मार्च करेंगे भाजपा के यहाँ के कार्यालय तक, तो क्या जदयू को आप निमंत्रण देंगे? क्या जदयू के लोग उसमें शामिल होंगे या सिर्फ आपकी पार्टी का ये रहेगा? नहीं, रहेंगे। आज तो लालू जी ने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। शिव पूजन जी, हो सकता है उन्होंने कहा कि हमारा विलय की प्रक्रिया चल रही। आप विलय पर तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। नहीं, हम विलय पर चर्चा ही नहीं, हम तो ये कभी कह ही नहीं रहे आपको कि आपका विलय हो या ना हो। लालू प्रसाद, लेकिन अभी ये कार्यक्रम क्या सिर्फ ये राजद का कार्यक्रम होगा? क्योंकि भाजपा रोको अभियान के तहत ये कार्यक्रम है आपका। भाजपा रोको अभियान जदयू ने भी उठा रखा है और इसी अभियान के तहत दोनों पार्टियों के विलय की बात की जा रही थी। तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं कि गांधी मैदान में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने का संबोधन करते हैं लालू प्रसाद यादव, क्या उसमें जदयू के भी कार्यकर्ता होंगे, जदयू के भी नेता होंगे? इतना सवाल का जवाब देते हैं। एज पर नाउ हम अभी अकेले हैं, लेकिन उस समय अगर विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सारा जनता परिवार विलय की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो अभी फिलहाल। और उसके पहले मैं कह रहा था, कंप्लीट कर लेता हूं मैं जी। उसके पहले आपने एक सेंटेंस कहा कि इमर्ज करते हुए मोदी को, तो मेरा लगता है कि वो क्लाइमेक्स पे पहुंच के अब वो स्लाइड हो रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होते ये आपने तब भी कहा था जब हाल में जो 2-3 राज्यों में चुनाव हुए, इसके पहले भी इस तरीके की बयानबाजी सुनने को मिली थी। कोई भी मजबूत लीडर जब होता है तो टैंट्रम्स नहीं अपनाता है। ये देखिए कि अगर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को वो चाइना का हिस्सा दिखाते हैं, और अभी बराक ओबामा आए, 19 बार इन्होंने बराक फर्स्ट नेम पुकारा, और वो वहां जो एडवर्टीजमेंट किए गए रिपब्लिक डे का, उसमें प्रियम्बुल का, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुल का 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि वो बाद में मॉडिफाई करके जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट में, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये दोनों सब, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों बातें छोड़ी गई। क्या आप नहीं समझते? और लाजमी है, शिवसेना मांग कर रही है कि शायद शिवपूजन जी, शायद ये कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रेफरेंस देके समाजवाद को गाली दे रहे हैं, और हम इसीलिए सेकुलरिज्म, हम समझ गए आपकी बात को। हम इसीलिए समझना ये भी चाह रहे थे कि आखिर समाजवाद आगे बढ़ेगा कैसे, जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजद और जदयू ये साथ के विलय की जो प्रक्रिया है, जिसकी घोषणा होनी तय थी, इसमें इतनी देरी क्यों आ रही है? खैर चलिए, वो चल रही है, काफी वक्त लग रहा है, काफी अड़चने हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसको आयरन आउट भी करना है। सत्यानंद शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, कैसी स्थिति उभरती नजर आ रही है बिहार की राजनीति में आपको? देखिए, हम लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, टाइम फैक्टर होता है, और ये कालचक्र अपने गति से चलता है। ये कभी भाजपा के दूर विरोधी थे, अभी भाजपा के साथ हैं, अभी कालचक्र का नतीजा इसको मानते हैं, अभी साथ हैं जी, ये कालचक्र का ही नतीजा है से जी। लेकिन हम जो आपको कह रहे हैं कि ये कालचक्र अपने गति से चलता है जी। सब दिन एक ही आदमी का हुकूमत भी नहीं चलता है, और एक ही तरह का उसका जनमानस पर असर भी नहीं रहता है। ये लालू जी के संदर्भ में आपने कहा, नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में इंटायर राजनीति का कह रहे हैं आपको जी, इंटायर राजनीति का कह रहे हैं, और उसमें ये हमारा अपना मानना है कि ये महागठबंधन उठबंधन होने वाला नहीं है। गठबंधन तो इन्होंने कर लिया है, जितना प्रयास होगा नहीं होगा। विलय की बात आप कहना चाहते हैं? विलय नहीं हो पाएगा इनका, और गठबंधन का जो परिणाम आया अभी झारखंड को आप उठा करके देखिए, ये कह रहे हैं जेएमएम इनके साथ नहीं थे, इनका कहना है जेएमएम चूंकि इनके साथ नहीं था, मिल करके लड़े थे और सिक्योरिटी फॉरफिट हो गया जेडीयू का अधिकतम। इनका तो ये कहना है कि जेएमएम को भी साथ लेकर के जाते तब फिर जो है भाजपा को हरा लेते। वो कहने का तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ परिणाम आया उसी का विश्लेषण होना चाहिए। चलिए, नवल किशोर यादव जी, आपको क्या लग रहा है, राजनीति किस ओर जाती दिख रही है आपको बिहार के संदर्भ में?
राजनीति बिहार में कहाँ जाएगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बिहार की जनता जानती है कि जो परिवारों के लिए जीने वाला है, अपने पति बेटा बेटी पाखंडियों के साथ जो राज्य का दुर्दशा किया है, उसको वो जानता है। अभी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी क्लाइमेक्स पर हैं और अब नीचे आएंगे। अभी कोई घोटाला में सजा नहीं हुआ, इसलिए आप क्लाइमेक्स अभी इतने मत मानिए। अभी और भी मूंग के दाल दरेंगे आपको, जो झूठ बोल के और सिर्फ सेकुलर के नाम पर अपने परिवार को पेटी को भरने वाले लोग नरेंद्र मोदी से तुलना करते हैं, एड़ी उठा के लंबाई दिखलाते हैं। उनको जरा सोचने के लिए, उनको नामो निशान मिटा देंगे, रहने नहीं देंगे, राजनीति करने लायक नहीं। अंतिम लालू जी ने तो आज खास तौर से ये कहा कि सड़कों पर उतरेंगे और डिमांड करेंगे कि पैसा जो वादा किए तो कहां गया? अरे अच्छा, बिहार के जनता और झारखंड के जनता इनको जमानत जब्त कर रहा है, हमसे क्या पूछेंगे? हमारी सरकार बनेगी, हम सबको पाई दे देंगे। ये चिंता करने की इनको, जो जिसने बिहार को लूटा, जिसने बिहार को लूटा, जिसने बिहार को अपमानित किया, वही बिहार की बात करता है। क्या बात करते हैं सिपुजन जी इन लोगों को? नवल किशोर जी की बात को अगर थोड़ा ध्यान में रखें, अशोक सिन्हा जी, इनका कहना है कि कद अभी नीचा नहीं होना है और जो है कहीं न कहीं जमानत जब्त होने जैसी बात कह रहे हैं। ये शायद मुझे लगता है कि रियलिटी से बहुत दूर है। रियलिटी से बहुत दूर। ये शायद ये पहचान नहीं रहे हैं, ये यूफोरिया में है। मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी के वाज बोर्न आउट ऑफ पेसिमिज्म। ही उनके नाम के साथ आपने जितना पेसिमिज्म जोड़ा है, अच्छा एक मिनट उनके नाम के साथ मोदी का बहस हो रहा है, ये तो लालू यादव नीतीश कुमार का बहस हो रहा है। लोढ़ा सिलौटी करे बड़ाई, हम भी है तलवार का भाई। अब बताइए, जिसके पांव के बराबर खड़ा नहीं होने वाला है वो नरेंद्र मोदी के। अरे ऐसा पहलवान तो 10-20 को हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा पहलवान है, यही बीजेपी और उसमें भी सजायाफ्ता नहीं है कि चोर नहीं हो रहा है, चक्र जो है रिवर्स हो रहा है। कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है, चक्र रिवर्स होगा क्या हम समझना चाहते हैं प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब से। चक्र रिवर्स हो सकता है क्या? हो गया। कम से कम जिस तरीके से परिणाम, जिस तरीके से नतीजे हाल के दिनों में आए कुछ राज्यों में, उससे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता। नवल किशोर चौधरी, मैं चक्र रिवर्स होने की संभावना अगले 5 साल में नहीं देख रहा हूं। जहां तक बिहार में विलय की और अलायंस की बात है, इलेक्शन के पहले विलय तो संभव ही नहीं है। मुझे अलायंस भी कठिन नज़र आता है, क्योंकि लालू जी इस डिस्कस तक ऐसा लगता है पहुंच चुके हैं कि नीतीश कुमार हैज़ लॉस्ट बिहार, और ऐसी स्थिति में वो उनसे कोई समझौता करने की भी स्थिति में नहीं है। विलय की तो बात छोड़ दीजिए, वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। मैं उससे थोड़ा और लिमिटेड एडजस्टमेंट्स हो सीट का संभव है, लेकिन वो अलायंस भी संभव नहीं है। विलय की बात तो दूर दूर तक नहीं है, और ये राष्ट्रीय परिदृश्य में भी नहीं है। और शरद जी और मुलायम जी भी ऐसा नहीं लगता कि इसके पक्ष में। जहाँ तक आदर्श की बात अभी आई है, 2 शब्द का प्रयोग किया। मुझे दुख होता है जब समाजवाद का उपयोग और प्रयोग लोग करते हैं। समाजवाद को फार्म हाउस से निकालना होगा, ईमानदार बनिए, फार्म हाउस से निकलना आवश्यक। दूसरी बात, समाजवाद को लंदन से मंगाई बग्गी से निकालना होगा, और सेकुलरिज्म को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डायनेस्टिक रूल से मुक्त करना होगा। तभी आप वास्तव में समाजवाद की रक्षा कर पाएंगे और सेकुलरिज्म की सही परिभाषा कर पाएंगे और उसकी रक्षा कर पाएंगे। आज देश तब शायद कहीं सरेंडर और बवंडर की राजनीति पर विराम लगाया जा सकता। चलिए, एक सेकुलर नवल किशोर रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दीजिए। नवल किशोर यादव जी, डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब, सत्यानंद शर्मा जी और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी प्रोया के साथ। 27 तारीख के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं रखोगे। हम गाँव और खेत खलिहान और स्वस्थ रहा